हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएमएस सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान में जो चैप्टर निदान पंचक है, उसमें जो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है वो होगा निदान। आप सभी को पता है कि निदान पंचक के अंदर 5 चीज़ें टोटल मिलाकर के आती है: निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। इन पांचों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कि निदान की जो है डेफिनेशन क्या बताई गई है, ठीक है। और उसके बाद में देखेंगे कि निदान के जो सिनोनिम्स है, मतलब पर्याय है, वो कौन कौन से हैं। और लास्ट में देखेंगे कि इसके भेद जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो भेद बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले निदान की बात करें कि निदान की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर आप लोगों को श्लोक याद नहीं रह पाता है तो आप हिंदी ज़रूर याद रखना, ठीक है। तो भी मैं आप लोगों को एक बार श्लोक बोल करके बता दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है वो। तो सबसे पहले लिखा हुआ कि व्याधि उत्पत्ति हेतु निदानम, मतलब कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे कोई भी बॉडी में डिजीज उत्पन्न हो रही है, कोई भी व्याधि उत्पन्न हो रही है, कोई भी रोग उत्पन्न हो रहा है, तो उस रोग को उत्पन्न करने का जो कारण होता है, मतलब एक तरह से उस रोग के उत्पन्न होने में जो हेतु होता है, ठीक है, या फिर उसको अपन कारण भी बोलते हैं, तो वो हेतु या कारण ही जो है क्या कहलाता है, निदान कहलाता है, ठीक है। सेकंड देखिए, निदानत्व आदि कारणम। निदानत्व आदि कारणम का मतलब है कि जो निदान में बोल रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, कारण भी बोला जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। अब जनरली आप देखते भी होंगे, अगर मैं ज्वर की बात करता हूँ तो ज्वर के अंदर जो भी निदान है, जैसे कि मान लो उष्ण आहार विहार का सेवन करने से, अहित आहार विहार का सेवन करने से, ये सारे इसके निदान होते हैं। इन निदानों की वजह से क्या होती है, ज्वर की उत्पत्ति होती है। जैसे मॉडर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे अगर अपन बात करते हैं डेंगू के बारे में, डेंगू या फिर डेंगू फीवर के बारे में, तो प्लाज्मोडियम जो है उसकी वजह से मेन रूप से जो डेंगू है वो होता है, ठीक है। तो उस डेंगू के होने में या फिर डेंगू व्याधि के होने में प्लाज्मोडियम जो है क्या है, कारण है, कोज है। तो जो कारण या कोज होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, हेतु या निदान बोलते हैं, ठीक है। अब और डेफिनेशन इसकी बता रही है मधुकोश टीका के अंदर, अगर अपन बात करें मधुकोश टीका के अकॉर्डिंग, तो परिभाषा कुछ इस तरह से है कि रोग उत्पादक हेतु निदान, मतलब कि कोई भी रोग अगर उत्पन्न होता है बॉडी में, तो उस रोग को उत्पन्न करने का जो हेतु होता है, ठीक है, उस हेतु को ही क्या बोला जाता है, निदान बोला जाता है। दोष प्रकोप आदि अन्य कार्यों को करते हुए जो कारण रोग को उत्पन्न करता है उसे निदान कहा जाता है, ठीक है। और इस प्रकार विविध प्रकार के अहित आहार विहार का सेवन करने से दोष का प्रकोप होता है, तथा जो दोष व दुष्य आपस में समूर्छित होकर के रोग को उत्पन्न करते हैं उनको निदान बोलते हैं। मतलब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि सबसे पहले जब भी बॉडी में अगर किसी भी चीज़ की प्रोग्नोसिस होती है, अगर मान लो कि कोई भी व्याधि अगर बॉडी में उत्पन्न होती है, कोई भी रोग उत्पन्न होता है, तो उसके उत्पन्न होने में सबसे पहले निदान जो है वो व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं। अब वो निज भी हो सकते हैं, आगंतुक भी हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के निदान होते हैं। तो उन निदानों की वजह से क्या होता है, शरीर में उपस्थित जो भी दोष है वो प्रकोपित होते हैं। दोष जो है वो फिर धातुओं के साथ में मिलते हैं और धातुओं के साथ में मिलकर के संपूर्ण जो भी स्रोतस होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हुए अलग अलग प्रकार की व्याधियाँ बॉडी में उत्पन्न करते हैं। ये चीज़ पूरी एक संप्राप्ति होती है जो आगे इसी का निदान पंचक का पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जस्ट अभी इस निदान को समझने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो कोई भी अगर व्याधि उत्पन्न हो रही है, कोई भी रोग उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें निदान जो है सबसे पहला कारण है। अगर निदान जो है वो अगर उस व्याधि में इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो व्याधि जो उत्पन्न हो ही नहीं सकती, ठीक है। अगर चरक की बात करें कि चरक ने निदान को किस तरह से डिफाइन किया है, तो चरक की बात करें तो लिखा हुआ है कि तत्र निदान कारणम इति उक्तम अग्रे, मतलब निदान को ही जो कारण कहा जाता है। मतलब जो भी बॉडी में व्याधि को उत्पन्न करने का कारण होता है उस कारण को ही क्या बोलते हैं, अपन निदान बोलते हैं। इस तरह से चरक ने भी जो इसके बारे में लिखा है। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड नंबर पे कि जो निदान है उसके पर्याय कौन कौन से बताए गए, मतलब कि सिनोनिम जो है वो कौन कौन से। तो जितने भी सिनोनिम इसमें बता रहा हूँ मैं, उनमें से आप कुछ याद रख लेना, मतलब सारे अगर याद नहीं भी रख पाते हो तो भी मतलब 2-5 तो याद रख लेना, क्योंकि 2 नंबर में आपको शॉर्ट आंसर टाइप में या फिर जो एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा जो निदान का पर्याय है या फिर निम्न में से कौन सा निदान का पर्याय नहीं है। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो जो निदान पंचक के अंदर 5 चीज़ें, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति, इनके पांचों के आप कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल जरूर याद, मतलब 2 से 3 जो पर्याय या सिनोनिम है वो जरूर याद रखना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है, ठीक है। तो चरक के अकॉर्डिंग ये श्लोक लिखा हुआ है, तो इसमें मैं आप लोगों को पूरी हिंदी में बता देता हूँ कि इसमें क्या लिख रखा है। तो लिखा हुआ है कि हेतु निमित्त आयतन, मतलब ये जो फर्स्ट में बता रखा है वो है हेतु निमित्त आयतनम कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थान निदान इति अर्थम अनंतरम। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो निदान है उसका पर्याय हेतु भी होता है, उसके अलावा निमित्त भी जो है वो निदान को बोलते हैं, आयतन भी निदान को बोला जाता है, कर्ता भी इसका पर्याय होता है, कारण भी होता है, प्रत्यय भी होता है और समुत्थान भी होता है। ये टोटल मिला के 6 से 7 जो है पर्याय लिखे हुए हैं, चरक संहिता के अकॉर्डिंग बता दिए मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो इनमें से अगर आपको 2 से 3 जो भी याद रह पाते हैं वो 2 से 3 आप याद रख लेना, क्योंकि सीधा सीधा एग्जाम में जो है आपको पर्याय पूछ लेगा, ठीक है।
तो आगे और कुछ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि जो निदान है उसके बारे में आगे चरक ने भी बताया है कि निदान के भेद जो है कौन कौन से बताए। तो आगे मैं और वीडियो में बता दूंगा, तो एक बार यहाँ पर लिखा हो तो देख लो कि त्रिविधम, ये जो निदान है 3 प्रकार के होते हैं, असात्म इंद्रिय संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। मतलब पहला असात्म इंद्रिय संयोग, दूसरा प्रज्ञापराध और तीसरा जो है परिणाम। इस तरह से इसके 3 भेद भी जो है आचार्य चरक ने चरक संहिता के निदान स्थान में पहले चैप्टर के अंदर बताए। अब देखते हैं दोस्तों कि इसके जो टाइप्स है वो कौन कौन से बता रखे हैं, दूसरे आचार्यों के अकॉर्डिंग भी क्या होते हैं। चरक के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया और वीडियो के लास्ट में भी एक बार बता दूंगा। दोस्तों अब बात करते हैं निदान के भेद के बारे में। अभी चरक के अकॉर्डिंग जो थे वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए, ठीक है। तो यहाँ पर निदान के जो भेद बताए वो आचार्य हरिश्चंद्र के मतानुसार बताए, मतलब हारण चंद्र के मतानुसार बताए हुए। तो ये टोटल मिला के 4 भेद है दोस्तों, और ये चारों भेद ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना। तो इन चारों में दोस्तों श्लोक में भी लिखा हुआ है कि सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी, प्रदानिक, वेदात, चतुर्विधम इति। मतलब जो सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचार और प्रदानिक, ये टोटल मिलाकर के जो 4 भेद बताए हुए, 4 भेद ही जो है वो आचार्य हरिश्चंद्र ने जो है वो माने। अब दोस्तों ये एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो सन्निकृष्ट का मतलब है दोस्तों कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे किसी भी रोग की उत्पत्ति में निकटवर्ती कारण होता है, कोई भी हेतु जो कि उसका निकटवर्ती कारण है व्याधि की उत्पत्ति में, या फिर व्याधि की उत्पत्ति में का व्याधि की उत्पत्ति का समीपवर्ती हेतु है, पास वाला कारण है ना, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं सन्निकृष्ट निदान। या तो निकटवर्ती रोग की उत्पत्ति के साथ सीधा संबंध रखने वाला हेतु या फिर साक्षात संबंध रखने वाला जो हेतु होता है उसी को अपन सन्निकृष्ट निदान बोलते हैं, समीपवर्ती निदान। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो दिन की बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि रात्रि में के टाइम पे, दिन के टाइम पर भोजन के आधार पर दोष जो है किस तरह से प्रकोपित होते हैं। जब दोष प्रकोपित होंगे तो इसका मतलब है कि उसके निदानों का भी, निदान भी जो है उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि दोष प्रकोपित कब होंगे, जब निदानों का सेवन होगा, निदानों के सेवन के बाद ही दोष प्रकोपित होते हैं। तो दोष प्रकोप जो है ना 3 आधार पर यहाँ पर बताया। जैसे कि रात्रि की बात करता हूँ तो रात्रि के प्रारंभिक अवस्था में कफ, मध्यम अवस्था में पित्त और अंत अवस्था में वात। उसी तरह से भोजन के प्रारंभ में जो है वो कफ बढ़ा हुआ रहता है, मध्य में पित्त बढ़ता है और लास्ट में जो है वात बढ़ती है। उसी तरह से दिन के प्रारंभ में कफ बढ़ता है, मध्य में पित्त बढ़ता है, लास्ट में जो है वात बढ़ती है। अब अगर मान लो कि किसी को जो है वो कास हुआ है या फिर श्वास हुआ है या फिर हिक्का हुआ है, कुछ भी हुआ है, ठीक है, तो उनके प्रकोप का जो कारण है ना वो वात पित्त दोष का, वात कफ आदि दोषों का प्रकोप होना होता है, ठीक है। अब वात और कफ स्वाभाविक रूप से कब बढ़े हुए हैं, तो अगर किसी को कोई भी सुबह के टाइम पे, अगर मान लो अभी जैसे सर्दी का टाइम चल रहा है, तो सर्दी के टाइम में कोई भी व्यक्ति अगर सुबह शाम जो है वो गर्म वस्त्र नहीं पहनेगा या फिर है ना अपने शरीर को ढक करके नहीं रखेगा, तो उसको जो है वो हिक्का, श्वास, कास, इनमें से कोई भी सी व्याधि हो सकती है। तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि सुबह के टाइम पर स्वाभाविक रूप से कफ जो है बॉडी में क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो जो कफ एलिवेटेड है उसको और एलिवेटेड करने में क्या कर देता है, मदद कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है, बॉडी में वात और कफ की वजह से ये व्याधि देखने को मिलती है। मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे व्याधि के निकटवर्ती, मतलब एक तरह से समीपवर्ती कारण होता है, तो उसको अपन सन्निकृष्ट निदान बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों निदान के सेकेंड टाइप के बारे में, जो कि आचार्य हरिश्चंद्र ने माना है। तो उसमें लिखा हुआ विप्रकृष्ट निदान। विप्रकृष्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे सन्निकृष्ट वाला क्या था, समीपवर्ती निदान था, तो विप्रकृष्ट का मतलब होगा कि दूर वाला निदान, या फिर ये बोलूँ कि या फिर ये बोलूँ कि रोग की उत्पत्ति में जो प्रत्यक्ष कारण नहीं होता, ठीक है, मतलब रोग की उत्पत्ति में जिसका सीधा सीधा संबंध नहीं होता है वो विप्रकृष्ट निदान कहलाता है, ठीक है। तो रोगों की उत्पत्ति में सीधा संबंध नहीं होता वो विप्रकृष्ट है। अब विप्रकृष्ट का अर्थ होता है दूरवर्ती, जैसे सन्निकृष्ट का मतलब समीपवर्ती या निकटवर्ती था, उसी तरह से विप्रकृष्ट का मतलब दूरवर्ती होता है। अब देखो दोस्तों, विप्रकृष्ट को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को पता है कि टोटल मिलाकर के 6 ऋतुएं होती है, और प्रत्येक ऋतु जो है 2-2 महीने की होती है, और 2-2 महीने की, इस तरह से टोटल मिलाकर के 12 महीने हो जाते हैं 6 ऋतुओं के, ठीक है। तो जो टोटल मिलाकर के 12 महीने में 6 ऋतुएं बताई गई है, प्रत्येक ऋतु जो 2-2 महीने की है, तो वो कुछ इस तरह से है कि शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये क्रम लिख कर याद रखना, ठीक है। तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये टोटल मिलाकर के जो है वो 6 प्रकार की ऋतुएं जो है बताई हुई है। अब दोस्तों सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट में डिफरेंस क्या है कि जैसे कफ का प्रकोप जो है ना प्रातःकाल होते ही जो है वो, जैसे हिक्का, श्वास जो भी था उसका उत्पत्ति होता है, तो बिल्कुल पास वाले कंडीशन होने की वजह से, सन्निकृष्ट होने की वजह से उसको अपन सन्निकृष्ट बोल रहे थे। लेकिन ये विप्रकृष्ट क्यों है? विप्रकृष्ट इसलिए दोस्तों कि जैसे अगर मान लो कि ग्रीष्म ऋतु की बात करता हूँ मैं, तो ग्रीष्म ऋतु में संचित होने वाली जो वात है ना वो वर्षा ऋतु में प्रकोप को प्राप्त होती है। मतलब जैसे ग्रीष्म ऋतु के 2 महीने हैं, तो 2 महीने में जो भी संचित होने वाली वात है वो अगले 2 महीने में जाकर के अपना इफेक्ट दिखाएगी। मतलब 2 महीने
में उनका संचय होगा। अगले 2 महीने मतलब आगे के जो 2 महीने होंगे जिसमें वर्षा ऋतु आएगी, उस वर्षा ऋतु में उसका प्रकोप देखने को मिलेगा। और जब वात का प्रकोप होगा तो वात के प्रकोप की वजह से वात से संबंधित जितने भी विकार है, जितने भी व्याधियाँ हैं, वो सब देखने को मिलेगी। तो सीधा संबंध नहीं है। संचय कब हो रहा था? ग्रीष्म ऋतु में, लेकिन उसका प्रकोप आपको कब देखने को मिल रहा है? 2 महीने बाद में देखने को मिल रहा है। मतलब जहाँ पर आज सुबह के टाइम पे किसी को सुबह के टाइम पे कब प्रकोप होने की वजह से सुबह का सुबह उसको जो है वो क्या हो गया, अगले दिन ही जो है वो क्या हो गया, खांसी जुकाम हो गया, या फिर हिक्का श्वास काश जो व्याधियाँ आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वो हो गई। उसकी जगह पर विप्रकृष्ट निदान होने की कंडीशन में क्या हो रहा है कि ग्रीष्म ऋतु जो कि 2 महीने की है, उन 2 महीने के अंदर संचित होने वाली वात जो है ना, इन 2 महीने तक तो संचित होती रहेगी। फिर वो जब वर्षा ऋतु आएगी तो उस टाइम पर उसका क्या होगा, प्रकोप होगा। और प्रकोप होने पर ही वो क्या करेगी, वात से संबंधित जो भी विकार है उनको उत्पन्न करेगी। तो आपको जहाँ पर सन्निकृष्ट निदान में ओनली 2 दिन के अंदर ही आपको परिणाम देखने को मिल रहा था, रोग की उत्पत्ति देखने को मिल रही थी, वहाँ पर आपको विप्रकृष्ट निदान के होने पर जो रोग की उत्पत्ति है वो 2 दिन में ना देख करके कब कितने दिन बाद देखने को मिल रही है, 2 महीने बाद देखने को मिल रही है। तो एक तरह से जो सन्निकृष्ट है वो क्या हुआ, निकटवर्ती हुआ, और विप्रकृष्ट वाला क्या हुआ, दूरवर्ती हुआ या फिर दूर वाला हुआ। ठीक है, तो ये इतना सा डिफरेंस है। अब जैसे वात के बारे में बताया उसी तरह से पित्त के बारे में आप देख सकते हो कि वर्षा ऋतु में संचित होने वाला जो पित्त है वो शरद ऋतु में प्रकोपित होता है, और शरद ऋतु पर पित्त के प्रकोपित होने की वजह से पित्त से संबंधित जितने भी विकार है वो शरद ऋतु में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसको विप्रकृष्ट निदान बोला जाता है। अब दोस्तों निदान के थर्ड वेद के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है व्यभिचार निदान। क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों व्यभिचार निदान की बात करें तो व्यभिचार का मतलब होता है कि यो दुर्बलत्वात् व्याधिर करणम असमर्थम। मतलब मधुकोश टीका में लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा निदान या हेतु जो दुर्बल होता है और दुर्बल होने की वजह से व्याधि को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता, असमर्थ होता है। जैसे मान लो कि आपने थोड़ी सी मिठाई खाई, लेकिन थोड़ी सी मिठाई की वजह से आपको जो भी काश है वो नहीं हुआ, लेकिन आपने मिठाई बहुत ज़्यादा खा ली तो उसकी वजह से आपको काश जो है देखने को मिला। ठीक है, तो मतलब अगर अल्प मात्रा में कोई भी चीज़ होती है, कोई भी दुर्बल होता है, फिर कोई भी निदान दुर्बल होता है, अल्प होता है, कम होता है, तो उस कंडीशन में जो निदान होगा उस निदान को अपन क्या बोलेंगे, व्यभिचार निदान बोलेंगे। निदान यदि अल्प होगा तो उस कंडीशन में दोष दृष्टि जो है वो नहीं होगी, और दोष दृष्टि नहीं होगी तो उस कंडीशन में रोग भी जो आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर दोष दृष्टि सौम्य स्वरूप वाली होती है तो परिणाम स्वरूप रोग भी कैसा होगा, सौम्य स्वरूप का होगा। और अगर दोष दृष्टि आग्नेय स्वरूप वाली होती है तो उस कंडीशन में रोग भी जो आपको आग्नेय स्वरूप वाला ही देखने को मिलेगा। इतना सा लिखा हुआ है। अब लास्ट वेद के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों प्रधानिक। ठीक है, तो प्रधानिक निदान की बात करें तो प्रधानिक में दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ है कि प्रधानिक को यथा विषादी। अब देखो जैसे मान लो कि अगर मैं बात करता हूँ कि किसी को मैंने मिठाई खिलाई और किसी को मैंने विष का ही पान करा दिया, मतलब पॉइजन पिला दिया। ठीक है, एक को तो मैंने विष खिलाया और दूसरे को जो मैंने मिठाई खिलाया, तो मुझे ये बताओ कि व्याधि किसमें सबसे पहले उत्पन्न होती हुई देखने को मिलेगी। तो जो विष वाला व्यक्ति होगा उसमें शीघ्र ही आपको व्याधि देखने को मिलेगी, जो भी विष के जो भी इफेक्ट होंगे उसमें बॉडी में देखने को मिलेंगे। लेकिन जहाँ पर मैं मिठाई खिला रहा था उस मिठाई वाले में इमीडिएट जो है वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, मतलब तुरंत जो आपको सिम्टम्स उसके देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे दोस्तों कोई भी निदान जो कि व्याधि को उत्पन्न करना में प्रधान होता है, उत्तम होता है, उग्र स्वरूप वाला होता है, जिसका सेवन करते हैं आपको तुरंत अगर इफेक्ट बॉडी में देखने को मिल रहा है कि ऐसी ऐसी व्याधि जो आगे चल करके हो सकती है, ठीक है, तो वो कंडीशन कहलाती है प्रधानिक निदान। ठीक है, तो लिखा हुआ भी कि उग्र स्वभाव के कारण शीघ्र ही दोषों को कुपित करके रोगों को उत्पन्न करने वाला जो हेतु होता है उसको अपन प्रधानिक बोलते हैं। अभी पिछला वाला जो व्यभिचार पढ़ा था वो तो दुर्बल था, वो तो व्याधि करने में समर्थ ही नहीं था। लेकिन अब ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ पर आपको जो भी आपका निदान है वो इतना पावरफुल है कि वो जैसे आपने उसको यूज़ में लिया वैसे उस आपकी बॉडी में उसका इफेक्ट जो है देखने को मिल गया। ठीक है, तो दोस्तों अपन ने इसमें जो वेद थे वेदों के अंदर बात करी कि जो भी हारण चंद्र हरिश्चंद्र है आचार्य, उसके अकॉर्डिंग टोटल मिलाकर के जो 4 वेद है वो किस तरह से होते हैं उनके बारे में अपने डिटेल में पढ़ा। दोस्तों नीचे जो चरक के अकॉर्डिंग भी कुछ लिखा हुआ है कि चरक के अकॉर्डिंग वैसे मैंने बता दिया आप लोगों को, जब मैंने निदान के बारे में बात करी थी, निदान के पर्याय भी वीडियो में बताए थे तो उस दौरान मैंने बता दिया था। तो भी एक बार देख लो कि ऐसा ये लिखा कि 3 आयतन बताए हुए, मतलब कारण बताए हुए कि अर्थानाम कर्मण से काल से च अतियोग अयोग और मिथ्या योग से चरक सूत्र 11 की लाइन है 83 अध्याय की। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ कि असात्म इंद्रिय संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम या काल, ये 3 कारण जो है चरक ने रोग की उत्पत्ति में बताए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ में बात करी कि प्रधानिक निदान जो है क्या होता है, व्यभिचार निदान क्या होता है, उसके अलावा मैंने सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट निदान जो है वो क्या होते हैं। इस तरह से टोटल मिलाकर जो 4 प्रकार के निदान थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करी। उसके अलावा निदान के पर्याय जो है कौन कौन से बताए गए चरक संहिता के अंदर, है ना, उन सब के बारे में भी डिटेल में बात करी। और उसके अलावा वीडियो की शुरुआत में हमने बात करी थी कि जो निदान है दोस्तों उस निदान की परिभाषा जो है क्या होती है, और उसी के साथ साथ जो अलग अलग आचार्य उन्होंने
कौन कौन सी परिभाषाएं बताई है, जिसके अंदर मैंने माधव निदान को भी के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को बताया और चरक के अकॉर्डिंग भी बताया। दोस्तों आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में इस निदान पंचक के अंदर ही जो पूर्व रूप है उसके बारे में बात करेंगे कि पूर्व रूप जो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, पर्याय क्या है और भेद जो है कौन कौन से बताए, इन सब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल आयुर्वेद स्टडी को फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।